I will come to this question of love jihad. अब it's a misnomer. आप विकीपीडिया खोलें तो वो कहेंगे कि it is an Islamophobic टर्म, लेकिन आप लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी से आप पूछेंगे तो वो कहेंगे ये ज़रूर होता है, इट्स जस्ट दैट नोबडी वांट्स टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि अगर आप इस टर्म को अगर आप ऑफिशियली एक्सेप्ट करेंगे कि लव जिहाद है तो इट ओपन्स अप अ कैन ऑफ वर्म्स. What is your view on it? No, in the parliament, the government failed to give a definition of what is love jihad. What is love jihad? And how can there be a jihad in love? या तो आप love करेंगे या jihad करेंगे. अब if somebody wants to marry and they're adult, who are you to stop? How are you going to stop it? वो case गया, the case of Kerala went right up to Supreme Court. NIA was given the investigation. It turned out to be completely false. The girl came and said, no, I have decided that I love this person and I want to get married to him. So this is used to unnecessary target the Muslim community, to create more hatred and to create a fear of Muslims among the majority community. I mean, give us the data, come on. If the law enforcement agencies are so particular about it, give it to the people. Give it to ANI that, okay, we have this number state-wise wherein this is happening. You don't give numbers. I will tell you a classic case of Madhya Pradesh. A Hindu girl married a Muslim boy. She called me from Madhya Pradesh that because I got married to this boy, the local DM along with BJP went and demolished that boy's home and their bakery. She had to go to Jabalpur High Court and say that, look, I got married, I'm adult. The court had to intervene. So this is, and does the Constitution stops anyone from getting married to someone if they are adult, if they are of marriageable age? No. But you want to create this love jihad. Where is the data of love jihad? The so-called love jihad. You don't have any data. You are creating, a fear of the Muslim community, which is leading to more hatred for the Muslim community. Where is it? There is no data. Look at the petitions that are being filed. If you read that, you won't stop laughing. अरे क्या लिख रहे हैं? कुछ है ही नहीं इसमें. आप खाली एक हवा क्रिएट कर रहे हैं. दम ही नहीं है कुछ उसमें. आप है डेटा बताइए. आप कैसा रोकेंगे उसको? कन्वर्जन के लिए जो शादी होती है उसको लेके ऑब्वियसली द कंट्रोवर्सी कि अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की या क्रिश्चियन लड़की से शादी करना चाहता है तो इट इज़ कन्वर्जन, और उसके बाद वो इट इज़ गिवन द क्लोक, द गार्ब ऑफ लव, इसीलिए लव जिहाद. तो आप नहीं मानते कि कन्वर्जन के लव हो रहा है कन्वर्जन के बहाने? नहीं, जब मोहब्बत हो रही है तो उसको कौन रोकेगा? जब मियाँ भी राजी तो क्या करेगा खासी? अच्छा, फिर आप ये बताइए, अगर मुसलमान काजी पे ही तो इल्जाम हो रहा है कि काजी करवा रहा है. बता रहा हूँ, अगर मुसलमान लड़की आर्य समाज मंदिर जाके शादी करती तो उसको बोलते घर वापसी होगी उसकी. अगर ये बात कितने हो रहे हैं? हो रहे हैं. स्पेशल मैरिज एक्ट हमने बनाया. क्यों बनाया स्पेशल मैरिज एक्ट? हमने इसलिए बनाया कि जो रिलीजियस तरीके से शादी नहीं करना चाह रहा है, आप स्पेशल मैरिज एक्ट कर लीजिए. वो तो बहुत प्रोग्रेसिव एक्ट है. नहीं, मानते हैं? नहीं, स्पेशल मैरिज एक्ट है मगर उससे मुसलमानों को आपने नहीं रखा. मुसलमान नहीं है उसमें, आपने आदिवासियों को अलग रख दिया. स्पेशल नहीं, क्या मुसलमान अलग कैसे हैं प्रोग्रेसिव? मैरिज में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी में सेक्शन 2 या सेक्शन 21 है जो मुस्लिम्स एक्सक्लूडेड है, मगर स्पेशल मैरिज एक्ट है. हाँ. आप अगर कोई उसमें शादी कर दो लव जिहाद बोलेंगे आप? नहीं, स्पेशल मैरिज एक्ट में लड़की को इतने सारे राइट्स मिलते हैं जो वैसे नहीं मिलते. मैं वही तो बता रहा हूं, अगर कोई स्पेशल मैरिज एक्ट करता है तब भी लव जिहाद कर रहे हैं. अगर कोई स्पेशल मैरिज एक्ट में नोटिस दी जाती है, लव जिहाद कर रहे हैं मतलब इल्जाम लगा रहे हैं. लड़का मुसलमान है या लड़की मुसलमान है, लड़का लड़की को और रिलीजन के, तो उसमें भी इल्जाम लगा रहे हैं. तो अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई लड़की, मुसलमान लड़की आती है और कहती है कि हिंदू लड़के से शादी करनी है, तो आप क्या एडवाइस देंगे कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप शादी करें? मैं ये कहूंगा कि तुम्हारी उम्र क्या है, जाओ तुम्हारा जो करना है कर लो तुम. और मेरे पास नहीं, as a lawyer also what will you advise? As an elder what will you advise? As a Muslim intellectual what will you advise? My advice would be that if the Constitution allows you. So if the Constitution the Constitution allows you, right? Yes, exactly. They do it. Who's stopping you? If the law does not prohibits you and you're not doing an illegal act, who am I to stop anyone?
Would you advise the girl? Why would I advise? As a Muslim intellectual, No, as a leader of the community. Not at all. You see, why would यही तो होता है ना सर. why would I poke my nose in someone's private lives? सर वो क्या चाहते हैं? जब ऐसे इंटरकास्ट, इंटर कम्युनिटी, इंटर रिलीजन शादियां होती हैं तो वो कम्युनिटी एल्डर्स से बात करते हैं कि do you advise us because we are going against the tide. I in my experience, no one comes and asks me for getting married. सब शादी कर लेते हैं, हो जाता है, सब हो जाता है, उसमें कोई पूछता ही नहीं है किसी को. तो कोई आपको आके नहीं कहता कि देखो मेरी बेटी शादी करना चाहती है हिंदू से, फलां की बेटी शादी करे, कोई नहीं आके कहता. सब शादी कर लेते हैं, उसके बाद आकर पेरेंट्स बोलते हैं मैं क्या करूंगा, शादी कर लिए हैं. आप क्या बोलते हैं, किसने कहा था शादी करने? नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैंने शादी कर ली है, और कोर्ट को जाते हैं, ईमेल कर देते हैं चीफ जस्टिस को, ईमेल करते हैं कमिश्नर पुलिस को, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता. यही तो मैं कह रहा हूं. अगर आप इसको एक क्लोक डाल रहे हैं कि ये लव जिहाद है, अरे भाई लव जिहाद अगर हो रहा है तो प्लीज आप पूरे देश को बताइए कहां डेटा है आपके पास, बताइए कौन सा डेटा है. फिर शाहनवाज क्या किए, मुख्तार अंसारी क्या किए, बताइए. उनको कोई नहीं बोलेंगे आप. अच्छा, ये अगर मुसलमान हिंदुइज्म में आ रहा है तो घर वापसी हो रही है, ये क्या बात है? ये तो गलत बात है ना. मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप लॉ अगर किसी को नहीं, आप मुख्तार साहब की बात या शाहनवाज साहब की बात इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उन्होंने नॉन मुस्लिम से, गैर मुसलमान से शादी की ना, वो खुद बोलते हैं, उन्होंने खुद कहा है, बोलते हैं. मैं तो शाहनवाज को अच्छी तरह जानता हूं, उनको मामू बोलते हैं, अच्छे से जानते हैं उनको हम, मगर आप उन पर कुछ नहीं बोलते. मैं ऐसे कई बीजेपी के लीडर्स को जानता हूं जिनके पास शादियां हुई हैं, उस पर आप कोई नहीं बोलेंगे. मकसद एक ही है कि इस देश में मुसलमान को बताओ कि भाई ये इनसे नफरत करो, डराओ इनसे, और कुछ नहीं है. तो ये बहुत जनरलाइज्ड कमेंट नहीं है. बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, सच्चाई है. हेट वेव चल रहा है आपके हिसाब से कि सारे मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ. अच्छा, मैं आपको 2 मिसालें देता हूं जी. ये एनेक्डोटल मिसाल मत दीजिए ना आप. नहीं, एनेक्डोटल नहीं दे रहा हूं, ANI ने कैरी किया इसको, ये दे रहा हूं. कलबुर्गी में रेलवे स्टेशन को किसी एक हिस्से पर ग्रीन कलर आया था, खड़े हो गए बीजेपी और RS वाले के, ग्रीन मुसलमान का कलर है. भाई तिरंगे में ग्रीन कलर है प्यारे, नहीं व्हाइट कर दिया आपने. मैसूर में बीजेपी के MP ने कहा कि बस स्टॉप पर डोम है, ये मुसलमानों से आइडेंटिटी है. अरे डोम मेरी निशानी है, मुसलमान की निशानी है, भारत का आर्किटेक्चर का आपने निकाल दिया वहां पर. अब ये बताइए क्या हो रहा है फिर? ये बीजेपी कर रही है. अब बीजेपी कर्नाटका में ला रही है कि हलाल गोश्त के ऊपर बिल लाएंगे हम. क्यों लाएंगे आप? फिर पुट्टुस्वामी का जजमेंट है, राइट टू प्राइवेसी, आप वो उसके खिलाफ जाएंगे. यही तो कर रहे हैं ना, आप कर रहे हैं ये. चलिए मैं कर्नाटका पॉलिटिक्स में आऊंगी क्योंकि आप डेक्कन के पॉलिटिशियन हैं. फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर इंटरनेशनल ऑडियंस, आई जस्ट नीड टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दैट Owaisi साहब इज from the Deccan, from South India. He represents the Hyderabad constituency from Telangana. So we will get into politics of the South and of Karnataka especially, and also about Tipu Sultan controversy. But before that, let me get back into national politics. Sir, आपने कहा था, हम लोग बात कर रहे थे कि मुसलमान जो हैं वो इनविजिबल हो गए इन पॉलिटिक्स, कि उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है. अर्लियर इन द पॉडकास्ट हम लोग बात कर रहे थे. 2014 से बात चल रही है, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स भी यही कहते हैं दैट यू नो जस्ट लाइक से मे बी द दलित्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैव अ BSP as you know who looks after their interests, or else the Yadav community has a representation in Bihar. वैसे ही मुसलमानों को भी होना चाहिए. Everybody looks at you क्योंकि आप सबसे टॉलेस्ट लीडर हैं अमंग मुस्लिम्स. लेकिन इलेक्टोरली जब आप स्पेसिफिकली बात करते हैं मुस्लिम इंटरेस्ट, वो वोटों में तब्दील नहीं हो रहा, वो सीट्स में तब्दील नहीं हो रहा. मे बी आपके वोट शेयर हैं, लेकिन आपने यू took part in elections in West Bengal, in Uttar Pradesh, in Gujarat. लेकिन why is it not converting? Why is it not resonating with Muslims? No, pehli, the first important point which I want to clarify is that I am not a Muslim leader. I don't have this ambition or dream of becoming a Muslim leader because it is a completely undemocratic idea. Muslims require a collective leadership, and I want to be part of that collective leadership. As far as what is sorry, I am interrupting. Collective leadership matlab? Collective leadership which everyone should come together. Not just Muslims. Yes, exactly. With Muslims, with the oppressed people, with Dalits, Adivasis, anyone who believes
in representative form of democracy, yeah, I want to be part of it. Why not? ठीक है. You said one day that a hijab wearing Muslim will be president of India. ठीक है. It's okay to say a Muslim woman will be president of India. दो मुसलमान रह भी चुके हैं president of India. लेकिन why hijab wearing Muslim woman? I mean ये कोई नहीं कहता कि सलवार कमीज wearing Dalit woman will be chief minister of उत्तर प्रदेश या फिर साड़ी wearing बिंदी wearing woman will be नहीं president. बिल्कुल तो फिर why नहीं बिल्कुल अटैच करने की क्या जरूरत नहीं थी? देखिए, हिंदुस्तान की प्लुरलिज्म डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हिजाब पहनने वाली बच्ची जो भारत की प्लुरलिज्म डाइवर्सिटी का हिस्सा है, नंबर 1, उसको मैं मानता हूं, इसीलिए उसका सेलिब्रेशन होना चाहिए. दूसरी बात, भारत के मौजूदा हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं. तो एक पंडित प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, शास्त्री बन सकता है, एक सिख बन सकता है, तो ये भी क्यों नहीं? भाई मेरा इस पे भारत की जमहूरियत पर यकीन है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं. और आप इसको एक हिजाबी मुसलमान के तौर पर मत देखिए, एक बेटी के तौर पर देखिए. नहीं देखते, पर आपने कहा ना हिजाबी मुसलमान का आपने. बिल्कुल, तो वो किसी की बेटी भी हो सकती है, भारत की बेटी है वो. उसमें ये कहना कि नहीं कैसा बोला, अरे भाई क्यों नहीं? अगर शायद मेरी जिंदगी में ना हो, बाद में होना चाहिए, बुरी बात क्या है उसमें? नहीं, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आपने जब कहा हिजाबी, तो जैसे आपने कहा हिजाब नहीं पहनेगी तो क्या बिकिनी पहनेगी? क्या ये रिडक्टिव नहीं हुआ? नहीं तो फिर वो क्यों? नहीं, सवाल क्या सवाल किया गया था? सवाल नहीं, सवाल जब मुझसे आपने एक पब्लिक नहीं, मीडिया ने ही पूछा था, तो मैंने कहा कि भाई ये क्यों बोल रहे हैं हिजाब के बारे में? मतलब भाई हिजाब जिसको पहनना है पहने, ना पहना ना पहने, मगर जो पहनता है, आप ये कैसा बोलेंगे कि ये नहीं पहनना चाहिए, ये फोर्स मत करो, ये पहनो वो मत पहनो? हम ये बोले भाई जिसको जो पहनना है पहनेगा. आप किसी को फोर्स कैसा करेंगे? नहीं, जिसने जो पहना पहनेगा नहीं. आपने ये भी कहा कि अल्लाह ने फरमाया है. अब मैं अल्लाह से भी नहीं पूछ सकती, ना मैंने कुरान पढ़ा है, तो आप बताइए मुझे, आप इन योर व्यू. मैंने ये कहा कि कुरान में इसका जिक्र है कि मर्द हजरात के लिए हिजाब वो कि अपनी नज़रों को नीचे रखें, और कोई गैर महरम अगर औरत होती तो उसको आप हाथ नहीं लगा सकते. वहीं पर महिलाओं के लिए या तो आप हिजाब पहने, चादर ओढ़े या निकाब करें, ये कुरान में है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता. अच्छा, कोई जोर ज़बरदस्ती भी कोई नहीं कर सकता. जो पहन रही हैं, कम से कम आप उनको तो डिग्रेड मत करिए. उनका एक फेथ है, उनका एक कल्चर का हिस्सा भी है वो, और वो उसको फॉलो कर रहे हैं. कल्चर का हिस्सा है या कंडीशनिंग है सर? बहुत सारे लोग जैसे इवन घूंघट, अगर घूंघट को बहुत नीचे तक ले जाते हैं तो देयर इज अ सेइंग कि ये इट्स अ रिस्ट्रिक्टिव पीस ऑफ क्लोथिंग. बिल्कुल नहीं. आप दिल्ली में हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया देख लीजिए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी देख लीजिए, मैंने गैर मामूली बच्चियां हिजाब भी पहन रही हैं, निकाब भी पहन रही हैं और आला तालीम हासिल कर रही हैं. हैदराबाद में आप आइए, सब पहनकर बेहतरीन तरीके से मोटरसाइकिल चलाती हैं, गाड़ी चलाती हैं. इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है. और अगर कोई फोर्स कर रहा है तो अलग बात है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. अगर कोई अपनी मर्जी से, अपनी फेथ के लिए, अपने कल्चर के लिए पहन रहा है तो फिर क्या है उसमें? भारत के संविधान में इजाजत है आपको. तो आप जो ईरान में हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है. यहाँ पर पहनना चाह रहे तो क्यों पहनते? अरे वहां नहीं पहनना चाह रहे तो अब मुझे बोला जा रहा है कि आप उस पर बोलो. तो आप बोलते तो हैं हर चीज. नहीं, आप हर बात पे बोलते हैं. नहीं, ईरान के बारे में मैं क्या बोलूंगा? ईरान के बारे में तो हिजाब के बारे में पूछ रही हूं. ईरान के बारे में वो एक थियोक्रेटिक कंट्री है. भारत एक थियोक्रेटिक कंट्री नहीं है. वहां पर एक रिलीजियस नॉर्म है उनका. वहां पर कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता जब तक उनका सुप्रीम लीडर उसको अप्रूव ना कर दे. तो ईरान को भारत से मिलाना, मैं समझता हूं भारत की बेइज्जती है. ये यहाँ पर एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हम अपनी प्लुरलिज्म को, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं. अब उसको ले जाकर ईरान से मिलाना, मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है. You've been called the Jinnah of the 21st century. You've also been called the B team of the BJP. What is this enigma called Asaduddin Owaisi? क्या है ये? नहीं, ये कॉन्ट्रडिक्शन है. एक तरफ तो बी टीम बोल रहे हैं, एक तरफ इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिन्ना का नाम लेकर. सबसे पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ पर इस मुल्क में मौजूद हूँ इसलिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने
जिना के टू नेशन थियोरी को ठुकराया, उसको मुस्तरद किया, उसको सही नहीं माना, गलत माना। और दूसरा ये कि बी टीम का इल्ज़ाम तो देखिए 2004 बल्कि 2099 से उस वक्त के आंध्र प्रदेश में 2012 तक मैं कांग्रेस सपोर्ट करता था, मेरी पार्टी। मैं एमएलए था, चंद्रबाबू नायडू बीजेपी की सपोर्ट किए जब बहुत अच्छा था मैं। फिर 2004 में यूपीए की सरकार बनी, जब 2008 में कॉन्फिडेंस मोशन आया, मैं सपोर्ट किया, मेरी पार्टी लेफ्ट अपोज की बीजेपी के साथ, मगर आज लेफ्ट कांग्रेस के साथ है। अब जब हम अपनी पार्टी को एक्सपैंड कर रहे हैं तो ये सेकुलर पार्टीज़ को लगता है कि हम वोट काट रहे हैं। वोट मैं नहीं काट रहा हूँ, डेटा है। वोट इसलिए नहीं मिल रहा आपको क्योंकि आपको हिंदू वोट नहीं मिल रहा है, इस बात को कभी नहीं बोलेंगे। इतनी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है। अब गुजरात का ले लीजिए, 52-53% वोट बीजेपी लेती है। अगर मैं नहीं लड़ता तो बीजेपी जीतती, मगर कांग्रेस के एक नेता हैं जो ज़िंदगी में कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का इलेक्शन नहीं लड़े, जो आपके प्रोग्राम में आए थे यहाँ पर, वो इल्ज़ाम लगा दिए मुझ पर। तो ये इल्ज़ाम गलत है। 186 पार्लियामेंट सीट्स 2019 में कांग्रेस बीजेपी लड़ी, कांग्रेस 16 जीतती। बल्कि मैं तो ये आगे बढ़ के कहूँगा कि अगर 14% मुसलमान माइनॉरिटी की आबादी हमारे देश में, अगर आप उनको पॉलिटिकल लैंडस्केप से गायब कर देंगे तो फिर जमहूरियत का फ्यूचर क्या होगा? आप क्या अच्छा होगा कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए कि आप उनका नाम ही ना लें, उनकी बात ही ना करें, उनको उनका रिप्रेजेंटेशन ना दें? तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी एक क्वेश्चन पैदा हो जाएगा फ्यूचर में। आई जस्ट वांट टू नो कि आप पॉलिटिक्स में क्यों आए। हाँ, आपकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आपकी फैमिली पॉलिटिक्स में थी, लेकिन आप यू आर अ बैरिस्टर एट लॉ, तो आप पॉलिटिक्स में क्यों आए? आपका गोल क्या था? और क्या आप are you satisfied with what you have done for your community, for your electoral आपकी जो electoral dreams थे, क्या आप कर पाए हैं अभी तक? तो अब तो बहुत देर हो गया, 28 साल हो गए, तो अब तो कुछ कर भी नहीं सकते उस बारे में। बट जब मैं लिंकन इन से बार की डिग्री लेकर इंडिया को वापस आया तो हमारे जो पार्टी के बड़े लोग थे वो हमको समझाए, बोले कि देखो एक पढ़े लिखे शख्स की ज़रूरत है और इसको ज़िम्मेदारी है का काम है, उठाओ, आप देखो, गौर करो। मैं भी उसमें राज़ी हुआ, इसमें ऐसा नहीं कि मुझे कोई दबाया गया, तो मुझे भी मैं भी उसका एक्सेप्ट किया ज़िम्मेदारी को, मगर मुझे नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी होगी। क्या परिवार का दबाव भी था? नहीं, कोई नहीं था, कोई दबाव। कोई लेगेसी इश्यूज हैं कि आपके वालिद साहब थे इसीलिए? नहीं, वो तो आज भी अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूँ तो लोग मुझे इतनी 28 साल के बाद भी एक 12 साल का लड़का बोलता है कि ये सालार का बेटा जाता है। मेरे वालिद को सालार बोलते थे, तो वो तो बहुत बड़ा एक नहीं मालूम, शायद मेरी ज़िंदगी के बाद लोग कुछ बोलेंगे, बट ये तो क्वेश्चन उठेगा हम लोगों को कि आपके वालिद ऐसा थे या आपकी मदर फैमिली ऐसी थी। तो कोई प्रेशर नहीं था, मगर एक जिम्मेदारी का काम है। मैं शुरू में नहीं समझा था इतना मुश्किल काम होगा, बट अब कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। तो आर यू सेटिस्फाइड कि आपने जो अपनी कम्युनिटी के लिए किया, आप अब तक? नहीं, यकीनन अगर मुझसे 28 साल पीछे आप दोबारा ले अगर पूछेंगे कि आप ऐसा फैसला लेंगे तो मैं कहूँ बिल्कुल मैं कहूँ लूँगा इस फैसले को। मैं मुतमईन हूँ। देखिए, जो कुछ मुझे इस दुनिया में मिला है अभी तक, एक तो मेरे माँ बाप की दुआ है, अल्लाह का करम है, और मैं पॉलिटिक्स में आने की वजह से मुझे सब चीज़ मिला है, तो इसमें मैं इनकार क्यों करूँगा? ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई ढकी छुकी बात नहीं है, और मुझे इसका कोई गम नहीं है, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये काम ज़रूर मुश्किल काम है, और जब तक आप सिंसियरली इसको करते रहेंगे। मैं एक इंटरेस्टिंग वाक़या आपको बताता हूँ कि 2008 में मेरे वालिद के इंतकाल के चंद हफ्तों के बाद वाटोली एक गांव है हैदराबाद से 250 किलोमीटर दूर, उस वक्त के आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर हिंदू वाहिनी के लोगों ने एक मुसलमान परिवार के 6 लोगों को जला दिया था घर में। तो मैं अकेले उस गांव में गया और उन लाशों को हम निकाले करे। मैं वापस जब जा रहा था, निज़ामाबाद बड़ा टाउन है, उस पर अपनी गाड़ी में डीजल भरा रहा, तो नमाज़ फजर की पढ़ के आया मैं, तो एक 70 साल के बूढ़े मेरे पास करीब आके पूछे कि तुम असउद्दीन ओवैसी हो? मैंने कहा हाँ, मैं असउद्दीन ओवैसी। बोले तुम सलाहुद्दीन ओवैसी के बेटे हो? मैंने कहा यहाँ चाचा। मैं कहाँ से आ रहे हैं? मतलब चाचा ऐसा वाक़या हुआ, तो कल वहाँ गया
तो उस ज़ईफ़ बूढ़े ने मेरी ज़िंदगी को एक मकसद दे दिया। उसने कहा कि तुम इस तरह का काम मदद करते रहो गरीबों की, मज़लूमों की, तो तुम्हारे वालिद ज़िंदा है। अगर तुम मदद नहीं करोगे तुम्हारे वालिद मर गए। तो वो बाज़ लोग अपने चंद अल्फाज से एक इंसान को एक उम्मीद दिलाते और ज़िंदगी का मकसद बता देते। तो मैं उस ज़ईफ़ की बात अपने जहन में आज भी रख लिया हूँ कि मैं जितना काम करता रहूँगा तो वो जो जिम्मेदारी है उसको मैं सही तरह निभा सकूँगा। तो ये काम आसान नहीं है। लोगों को बाहर से दिखता बहुत इसमें क्यों ग्लैमर है, टीवी पे आ जाते हैं, आप बुला लिए तो बट ये आसान काम नहीं है। इसमें आपका कोई टाइम नहीं रहता। बट जिसको इसमें शौक़ है और एक इखलास है उन्हीं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। मगर अफसोस ये है कि क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स में इतना पैसों का रोल बढ़ता जा रहा है तो अब लोग सिंसियरिटी कम होते जा रही है और उसका असर आप देख रहे हैं कि एट्रिशन रेट एमपीज़ का, एमएलएज़ का, और फिर पार्लियामेंट में डिबेट्स हो, असेंबली में डिबेट्स हो, डिबेट नाम कोई चीज़ होती नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ रहा है और शायद जनता इसको समझेगी। और पॉलिटिक्स जो है भारत में, इट्स नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। कोई वीकेंड नहीं होता, कोई छुट्टियां नहीं होती, मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों के लिए। क्या आपके साथ भी ऐसे ही है कि मेरी जब शादी हुई थी 26 साल पहले, तो दिसंबर के महीने मेरी शादी हुई थी और 6 दिसंबर को एक प्रोटेस्ट हुआ था बाबरी मस्जिद के लिए। तो मेरी ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जिस पुलिस फायरिंग में लड़के का नाम असद था वो मर गया। तो मैं उस वक्त असेंबली में असेंबली रूल्स में 302 मोशन होता डिबेट के लिए। मैं जाकर नायडू सीएम थे, बोला सर इस पर डिबेट करवाइए। तो ज़बरदस्ती चंद्रबाबू नायडू क्या किए कि मेरी शादी के दूसरे दिन सुबह में वो डिबेट को रखे और मुझे जाना पड़ा सुबह असेंबली को। मैं रात में मेरी शादी हुई, सुबह असेंबली को गया मैं, बहुत गड़बड़ हुई, अकेले एमएलए था, गवर्नमेंट ऑर्डर हुई, इंक्वायरी ऑर्डर हुआ, एक्स ग्रेशिया मिला करा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मैं 24 आवर्स तो नहीं बल्कि जब ज़रूरत है उस वक्त तो आपको व्हेन द ओकेजन कम्स आपको राइज करना पड़ेगा। नहीं, 2013 में यशवंत सिन्हा और मणिशंकर अय्यर एमपीज़ को लेकर गए थे, जिसमें मैं था, कीर्ति आज़ाद थे, शाहनवाज हुसैन थे, सुप्रिया सूले थी और बहुत से लोग थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे। वहाँ पर जियो टीवी से हम 3 एमपीज़ का, मणिशंकर अय्यर, कीर्ति आज़ाद और मेरा, पाकिस्तान के अब जो एक्स फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, उनके डिफेंस मिनिस्टर जमात इस्लामी, लोगों से डिबेट हुआ। अब उसमें तो हम बोले, वहाँ पर भी बोले, पाकिस्तान में बैठकर हम भारत की बात किए, उस सरजमीन में बैठकर। मैंने कहा कि अब 2 नेशन थियोरी को हम ठुकराएं, आप भूल जाइए हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में। तो बोलना चाहिए, उसमें बुरी बात क्या है? बेहुदे किस्म की बात, बचपने की बात। भाई आप डिप्लोमेटिक लैंग्वेज आपको आती नहीं है, आप डिप्लोमेटिक लैंग्वेज सीख लीजिए। एक पागलपन की तरह इस तरह की बात करते हैं। हाँ, यकीनन हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक अजीम ओहदा है, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट है, तो उस पोस्ट को आप कोई इस तरह से गुफ्तगू करेगा भाईयात किस्म की, और आप एक मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो इस पर तो कोई मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं हो सकती। जहाँ पर मुल्क की बात आ गई, मुल्क के वज़ीर आज़म के ओहदे की बात आएगी, पॉलिटिकल डिफरेंस रहेगा और बराबर रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। मगर इस तरह आप कोई करेगा तो बोलना चाहिए। You are a Muslim nationalist, no? You're a nationalist who's a Muslim. I am Indian nationalist. I am neither a Muslim or an. You're a practicing Muslim, yeah, sir. So exactly. तो फिर Muslim, बिल्कुल. Indian Muslim nationalist, male Indian Muslim nationalist, non-hijab wearing Muslim, ये भी तो बोल सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इंडियन नेशनलिस्ट हूँ। हाँ. हिंदू नेशनलिस्ट आप बोलेंगे तो बिल्कुल ही एक उसमें तो मुसलमान ही नहीं आएगा, ही नहीं ईसाई नहीं आएगा, भारत की डाइवर्सिटी उसमें आएगी नहीं। पूरा झगड़ा था नेशनलिज्म का कि इंडियन नेशनलिज्म होना चाहिए। अच्छा, अब आप उसको कर रहे हैं। तो अब दूसरे सेकुलर पार्टीज ये कोशिश करके मोदी से बड़ा हिंदू मैं हूं, मोदी से बड़ा हिंदुत्व का लीडर मैं हूं। अब उसी के झगड़े में सब दौड़ रहे हैं। कौन दौड़ रहा है? चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे आरजेडी हो, अब तो शिवसेना सेकुलर हो चुकी है। अब बताइए आप, माने ये जो हमारे बड़े चौधरी लोग बैठे हुए हैं, जो सर्टिफिकेट बांटते हैं, शिवसेना सेकुलर हो गया उनके लिए। अब अच्छा, जाटों की पार्टी होगी
यादवों की पार्टी होगी, सबकी होगी पर भाई। आप भी तो सर्टिफिकेट देने में लगे हुए हैं कि जो सेक्युलर पार्टीज हैं वो, क्योंकि वो मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं इसलिए मैं वो नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मंदिर मस्जिद जाना, दरगाह जाना, ये भारत में 95% पॉपुलेशन रिलीजियस है। मैं ये कह रहा हूं कि जो आप नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर सबसे ज्यादा हम चलेंगे, इसका नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा यही निकल रहा है कि आप मुसलमान की वोट की जरूरत है, मगर मुसलमान को इज्जत नहीं देंगे, बाजू नहीं बिठाएंगे, आप हरगिज नहीं बिठाएंगे। आप मुसलमान का वोट चाहेंगे मगर मुसलमान की बात नहीं करेंगे आप। बिल्कुल ही हो रहा है। तो फिर आप अपना बताएं ना, कि आपने बीजेपी की बात तो कर ली, अब आप बाकी जो सेक्युलर नॉन सेक्युलर जो भी लेबल लगता है उनकी बात कर ली, तो आप अपना बताइए दैट व्हाई इज इट नॉट रेजोनेटिंग कि मुसलमान एक मुसलमान पार्टी के लिए क्यों नहीं वोट दे रहा? मुसलमान एक होमोजेनियस कम्युनिटी नहीं है भारत में। जो मुसलमान हैदराबाद का है, जो अच्छी बात है, बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है, okay. बहुत अच्छी बात है। जो मुसलमान हैदराबाद का है, जो मुसलमान अहमदाबाद का है, डिफरेंस है उसमें। जो मुसलमान केरल का है, जो मुसलमान कश्मीर का है, उसमें डिफरेंस है। ई साहब के बारे में आपके क्या विचार हैं, और फिर अमित शाह के बारे में? नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ही होम मिनिस्टर हैं, वही विचार है मेरा, और क्या है। आपने 1 घंटे से आप कह रहे हैं कि मोदी साहब जो हैं वो हिंदू नेशनलिस्ट है, तो आप उन्हें सेक्युलर नहीं मानते, आप उन्हें रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ इंडिया नहीं मानते? भारत के प्रधानमंत्री जब पहली मर्तबा प्रधानमंत्री बने, लोकसभा के में खड़े होकर उन्होंने वहां पर जमीन पर सजदा किया, अंदर गए, और जब भाषण दिया उन्होंने कहा कि तो वो गलत था जो उन्होंने सजदा किया? नहीं, अरे भाई उन्होंने किया, वो बता रहा हूँ। 1200 साल की गुलामी के बाद हमको सत्ता मिला है। भाई 1200 साल गुलामी कहाँ है इस देश की? 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी है, 1200 कहाँ से आ गए? प्रधानमंत्री ने कहा, क्या मैसेज दिया आपने? क्या मैसेज दिया आपने? कपड़ों से पहचानो इन लोगों को। कौन, किसने कहा? भारत के प्रधानमंत्री ने कहा। रमजान, शमशान, खबरस्तान, किसने कहा? भारत के प्रधानमंत्री ने कहा। अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बोलते हैं, भाई आप कम से कम गुजरात में एक को टिकट दे देते ना, जिता देते उसको, बताते कि देखो हमने जिता दिया इसको, एमएलए बना दिया। जो ऐसे जो स्लोगन्स निकलते हैं, वेयर लिंचिंग हो जाए या सरतन से जुदा की जो स्लोगन्स निकलते हैं, क्या आप इसके खिलाफ हैं? क्या आप अपने कम्युनिटी से बात करते हैं दैट दिस इज नॉट राइट? बिल्कुल, मैं खुलकर कहा हूँ, बल्कि आपके जो काबिल इंचार्ज हैं ब्यूरो के हैदराबाद में, प्रमोद को मैंने कहा था कि इसके खिलाफ हूँ मैं। ये इस तरह का नारा लगाना, आप किसी वायलेंस को उकसा रहे हैं लोगों को, बिल्कुल गलत है ये। जब उदयपुर में वो उस टेलर को मारा गया, मैंने ओपनली कंडेम किया, बिल्कुल कंडेम, गलत है ये। आप किसी का कत्ल कैसे करेंगे? आप हथियार कैसे उठाएंगे? जो वही लोग हथियार उठाते जो भारत के डेमोक्रेसी पर और उनको कोई यकीन नहीं है, संविधान पर, तो बिल्कुल उसका कंडेम होना चाहिए और लोगों को दूर रखना चाहिए इस तरह के लोगों से जो इस तरह की बातें करते हैं, वायलेंस की बात करते हैं, एक निज़ाम को दरम बरम करने की बात करते हैं। नमस्ते, जय हिंद, you're watching ANI podcast with स्मिता प्रकाश। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू है, टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दो? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।